प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 2 के चौथे पाठ लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना को पढ़ेंगे। तो लड़का या लड़की होना जो एक महत्वपूर्ण पहचान है और उसकी अस्मिता होती है जिस समाज के बीच हम बड़े होते हैं, हमें सिखाता है कि लड़के और लड़कियों का कैसा व्यवहार स्वीकार करने योग्य, उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और यही सोचते हुए बड़े होते हैं कि ये सब बातें बिल्कुल एक सी हैं। तो क्या सभी समाजों में तो ऐसा नहीं होता है। तो इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि लड़के और लड़कियों को दी जाने वाली जो अलग अलग भूमिका होती है, कुछ प्राकृतिक रूप से भी होती है कि कुछ में प्राकृतिक गुण होते हैं, तो इसमें उन्हें भविष्य में स्त्री और पुरुष की भूमिका के लिए तैयार करती है। तो ये प्राचीन काल की बात है, पुराने समय की बात है। आज के समय में इस तरह का नज़रिया बदलना होगा क्योंकि भूमिकाएं बदल रही हैं और स्त्रियां जिन भूमिकाओं का निर्वाह करती हैं, पुरुष भी उन द्वारा निर्वाह की जाने वाली भूमिकाओं और कार्य से कम महत्व दिया जाता है। तो हम जानेंगे कि असमानताएं कैसे उभरती हैं। तो 1920 के दशक में सामोआ द्वीप में बच्चों का बड़ा होना। तो सामोआ द्वीप जो है प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित छोटे छोटे द्वीपों के समूह का ही एक भाग है। सामोअन समाज पर किए गए अनुसंधान की रिपोर्ट के अनुसार 1920 के दशक में बच्चे स्कूल नहीं जाते थे और वे बड़े बच्चों और वयस्कों से बहुत सी बातें सीखते थे, जैसे छोटे बच्चों की देखभाल, घर का काम और द्वीपों पर मछली पकड़ना। तो सुदूर मछली पकड़ने के लिए सुदूर यात्राओं पर जाना सीखते थे, लेकिन बातें उनके बचपन के अलग अलग समय पर सीखते थे। तो छोटे बच्चे जैसे ही चलना शुरू कर देते, उनकी माताएं या बड़े लोग उनकी देखभाल करना बंद कर देते। जिम्मेदारी बड़े बच्चों पर आ जाती थी जो प्रायः स्वयं भी 5 वर्ष के आसपास की उम्र के होते थे। लड़के लड़कियां दोनों अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करते थे, लेकिन जब कोई लड़का लगभग 9 वर्ष का हो जाता तो बड़े लड़कों के समूह में सम्मिलित हो जाता और बाहर के काम सीखता था, मछली पकड़ना और नारियल के पेड़ लगाना। और लड़कियां जब 13-14 साल की होती थी तो छोटे बच्चों की देखभाल बड़े लोगों के छोटे मोटे कार्य करती थी, लेकिन जब उससे ऊपर हो जाती थी तो वो अधिक स्वतंत्र होती थी और 14 वर्ष की उम्र के बाद वे भी मछली पकड़ने जाती थी, बागानों में काम करती थी और डलिया बुनना सीखती थी। खाना पकाने का काम अलग से बनाए गए रसोई घरों में ही होता था, जहाँ लड़कों को अधिकांश काम करना होता था और लड़कियां उनकी मदद करती थी। तो ये अपनी उसमें वर्दी में है और चित्र है, देखिए। फिर 1960 के दशक में मध्य प्रदेश में पुरुष के रूप में बड़ा होना। तो ये अलग जो है 1960 में मध्य प्रदेश के छोटे शहर में रहने वाले स्कूल जाने से लिया गया। कक्षा 6 में आने के बाद लड़के और लड़कियां अलग अलग स्कूलों में जाते थे। लड़कियों के स्कूल लड़कों के स्कूल से बिल्कुल अलग ढंग से बनाए जाते थे। उनके स्कूल के बीच में एक आंगन होता था जहाँ से बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग रहकर स्कूल की सुरक्षा में खेलती थी। लड़कों के स्कूल में ऐसा कोई आंगन नहीं होता था और उनके खेलने का मैदान बस एक बड़ा सा खुला स्थान जो स्कूल से लगा हुआ था। हर शाम स्कूल के बाद लड़के सैकड़ों लड़कियों की भीड़ को सकरी गलियों से जाते हुए देखते थे। सड़कों पर जाती हुई लड़कियां बड़ी गंभीर दिखती थी। यह बात लड़कों से अलग थी जो सड़कों को अनेक कामों के लिए उपयोग करते थे, जैसे यूं ही खड़े खड़े खाली समय बिताने के लिए, दौड़ने और खेलने के लिए और साइकिल चलाने के करतबों को आजमाने के लिए। लड़कियों के लिए गली सीधे घर पहुंचने का एक माध्यम थी। लड़कियां हमेशा समूहों में जाती थी। शायद उनके मन में एक डर रहता था कि कोई उन्हें छेड़ न दे, उन पर हमला न कर दे। तो ये उदाहरण पढ़ने के बाद हमें लगता है कि बड़े होने के भी कई तरीके हैं। हम सोचते हैं कि बच्चे एक ही तरीके से बड़े होते हैं क्योंकि हम अपने अनुभवों से ही सबसे ज़्यादा परिचित होते हैं। यदि हम अपने परिवार के बुज़ुर्गों से बात करेंगे तो पाएंगे कि उनका बचपन शायद हमारे बचपन से बहुत अलग था। हम ये भी अनुभव करते हैं कि समाज लड़के और लड़कियों में स्पष्ट अंतर करता है। बहुत कम आयु से शुरू हो जाता है। उन्हें लड़कों को खेलने के लिए अलग खिलौने दिए जाते हैं या लड़कों को प्राय खेलने के लिए कारें दी जाती हैं और लड़कियों को गुड़िया। दोनों ही खिलौने खेलने बड़े आनंददायक सकते हैं, फिर भी लड़कियों को गुड़िया, लड़कों को कारें ही क्यों दी जाती हैं। खिलौने बच्चों को बताने का माध्यम बन जाते हैं कि जब बड़े होकर स्त्री पुरुष बनेंगे उनका भविष्य अलग अलग होगा। अगर हम विचार करें तो ये अंतर प्रायः प्रतिदिन की छोटी छोटी बातों में बनाकर रखा जाता है कि लड़कियों ने कैसे कपड़े पहनने, लड़के कौन से पार्क में खेलें या कौन से खेल खेलें, लड़कियाँ धीरे आवाज़ में बात करें, लड़के रौब से। तो ये सब समाज उनको बता देता है और कुछ उनको देख कर भी प्रभाव पड़ता है। तो ये एक चित्रकथा है जिसमें वो कहते हैं मेरी माँ काम नहीं
करती है। तो इस चित्रकथा में दिखाया है कि वो अपनी माँ, जो कि एक गृहिणी है या आजकल होम मेकर भी कहा जाता है, तो वो अपनी माँ से कह रही है कि एक दिन की छुट्टी लेकर तो कह रही है कि एक दिन की छुट्टी लेकर हमारे साथ चल सकती हैं। तो कह रहे हैं ऐसे तो हरमीत की माँ हमेशा ऐसे समय पर हमारे साथ जाती हैं क्योंकि वो काम नहीं करती। तो कह रहे सोनाली तुम ऐसा कैसे कर सकती हो जबकि वो घर के सारे काम कर रही हैं। और जब श्री सिंह के घर पर हरशरण सोनाली सोचती है आपकी पत्नी कोई कामकाजी महिला नहीं है। तो वो कह रही है इस तरह से वो फिर कहते हैं कि चलो ठीक है, एक दिन के लिए इन्हें आराम दो। और जब वो देखते हैं कि एक महिला जब घर का काम नहीं करती तो सारा काम अस्त व्यस्त हो जाता है और कोई भी उस काम को ढंग से नहीं कर पाता है। तो वो लास्ट में वो उसके पति कहते हैं कि मैं तो बिल्कुल थक चुका हूँ, मैं तो भूल ही गया था कि तुम हड़ताल पर हो करके मैं खुद ही बनाता हूँ। और अंत में उनको समझ में आ जाता है कि घर की गृहिणी का कितना बड़ा काम होता है और किस तरह से वो पूरे घर को व्यवस्थित करके रखती है। तो अधिकांश समाजों में जिसमें हमारा समाज सम्मिलित है, पुरुष और स्त्रियों की भूमिका उनके काम को महत्व नहीं दिया जाता है। तो घरेलू काम का मूल्य तो हरमीत के परिवार को नहीं लगता था कि जसप्रीत घर का जो काम करती है वास्तव में काम था। और उन लोगों के मन में ये होता है कि जो लोग कमा के लाते हैं शायद वही मुख्य काम होता है। लेकिन यदि घर के काम को काम करने वालों के दृष्टिकोण से बांटा जाए तो वो लगभग हज़ारों का काम एक महिला अकेले करती है। तो घर पर कार्य करने वालों का जीवन जो है वो उपयोग कहानी में काम नहीं करती, जिनके घरेलू काम के लिए मदद लगेगी। बहुत से घरों में विशेषकर शहरों और नगरों में लोगों को घरेलू काम के लिए लगा लिया जाता है। तो ये लोग बहुत सारे कामों को करते हैं क्योंकि घरेलू काम में मजदूरी भी कम होती है तो इसका अधिक महत्व नहीं है। लेकिन उनका जो दिन जो है वो 5 बजे से लेकर 12 बजे तक चलता है और इतनी मेहनत के बावजूद उन्हें नौकरी पर रखने वाले उनसे सम्मानजनक व्यवहार नहीं करते। तो दिल्ली में घरेलू काम करने वाली किसी महिला ने अपने अनुभव के बारे में इस तरह से बताया कि वो जो महिला थी वो बहुत काम करवाती थी, बहुत चिल्लाती थी और ढंग से उनको रोटियां और वो भी नहीं मिलती थी और उनको हमेशा काम करना पड़ता था और जिस तरह से उनकी मालकिन उनको रखती थी उसी तरह से उनको रहना पड़ता था। तो घरेलू काम जो है उसमें अनेक बहुत सारे काम होते हैं और सारे कामों में शारीरिक श्रम लगता है। तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में औरतों और लड़कियों को दूर दूर से पानी लाना पड़ता है और भारी लकड़ी के कट्टर लाने पड़ते हैं सिर पे, कपड़ा धोना, सफाई, झाड़ू, वजन उठाने कामों को भी करना पड़ता है और उसमें झुकना, उठाना, सामान लेकर चलने की ज़रूरत होती है। और बहुत से काम में बहुत लंबे समय तक गर्म चूल्हे के सामने खड़ा रहना पड़ता है। स्त्रियाँ जो काम करती हैं भारी और थकाने वाला शारीरिक काम होता है, जबकि हम आमतौर पर सोचते हैं कि पुरुष ही ऐसा काम कर सकते हैं। घरेलू देखभाल के कामों का एक अन्य पहलू जिसे हम महत्व नहीं देते इन कामों में लगने वाला लंबा समय है। और यदि हम स्त्रियों द्वारा किए जाने वाले घर के और बाहर के कामों को जोड़ें तो पता चलेगा कुल मिलाकर स्त्रियाँ पुरुषों से अधिक काम करती हैं। तो कुछ सांख्यिकी आंकड़े हैं ये और दिए गए हैं कि इसमें दिखाया है कि हरियाणा तमिलनाडु का कि स्त्रियों के वेतन जो है वो कार्य के घंटे जो है वहाँ 23 है, वहाँ 19 है और अवैतनिक यानी कि बिना वेतन के घरेलू काम के घंटे वहाँ 30 है, वहाँ 35 हैं। तो स्त्रियों के कुल काम के घंटे क्या होंगे, पुरुषों के वेतन से इतने हैं और पुरुषों के इतने हैं। तो पुरुषों के कुल काम के घंटे। महिलाओं का काम और समानता। तो महिलाओं के घरेलू और देखभाल के कामों को कम महत्व देना है व्यक्ति या परिवार का मामला नहीं है, यह स्त्री और पुरुष के बीच असमानता की एक बहुत बड़ी सामाजिक व्यवस्था है। इसलिए इसके समाधान हेतु जो कार्य किए जाने हैं वो व्यक्तिगत या पारिवारिक स्तर पर नहीं वरन शासकीय स्तर पर भी होने चाहिए, शासन के स्तर पर। समानता हमारे संविधान का महत्वपूर्ण सिद्धांत है और संविधान कहता है कि स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, परंतु वास्तविकता में लिंग भेद किया जाता है। और सरकार इसके कारणों को समझने के लिए और इसको सकारात्मक निदान ढूंढने के लिए वचनबद्ध है। उदाहरण के लिए सरकार जानती है कि बच्चों की देखभाल घर काम का बोझ महिलाओं और लड़कियों पर ही पड़ता है। स्वाभाविक रूप से इसका असर लड़कियों के स्कूल जाने पर ही पड़ता है। इससे निश्चित होता है कि अन्य महिलाएं घर के काम कर सकेंगी, यदि करेंगी तो किस प्रकार का काम या कार्य क्षेत्र
चुनेंगी। तो कई गाँव में शासन ने आंगनबाड़ियाँ और बालवाड़ियाँ खोली हैं और एक कानून के बनाया कि जिसके तहत किसी संस्था में महिला कर्मचारियों की संख्या 30 से अधिक है तो उसे वैधानिक रूप से बालवाड़ी क्रैच जो कहते हैं क्रैच की सुविधा देनी होगी। बालवाड़ी की व्यवस्था होने से बहुत सी महिलाओं को घर से बाहर जाकर काम करने में सुविधा होगी। इससे बहुत सी लड़कियों का स्कूल जाना भी संभव हो सकेगा क्योंकि बच्चे को वहाँ पर आराम से बालवाड़ी वाले देख सकते हैं। और ये कुछ पोस्टर बनाए गए हैं, देखिए महिलाओं की उसके ऊपर। तो क्या कहने का कोशिश कर रहा है और ये यहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरह से एक महिला जो है अपने 2 हाथों से करीबन 8 हाथों के बराबर काम करती है। अब प्रश्न है कि साथ में दिए कुछ सत्यों पर विचार कीजिए, बताइए कि सत्य है या असत्य। अपने उत्तर के समर्थन में उदाहरण भी दीजिए। सभी समुदाय और समाजों में लड़कों लड़कियों की भूमिकाओं के बारे में एक जैसे विचार नहीं पाए जाते हैं, ये सत्य है। अलग अलग समुदाय और समाजों में अलग अलग तरह के विचार पाए जाते हैं और हमारे जो पूर्वोत्तर का इलाका है वहाँ पर लड़कियों की महिलाओं की जो है उनको प्रमुखता दी जाती है। हमारा समाज बढ़ते हुए लड़कों लड़कियों में कोई भेद नहीं करता, यह असत्य है, भेद करता है। वे महिलाएं जो घर पर रहती हैं कोई काम नहीं करती, तो ये असत्य है। वो काम करती हैं चाहे वो हमको दिखता नहीं है या उसका कोई मूल्य नहीं हम मांगते हैं, लेकिन वो काम है। महिलाओं के काम पुरुषों के काम की तुलना में कम मूल्यवान समझे जाते हैं। ये मानसिकता है हमारी प्राचीन, जिसे हमें बदलना होगा। तो ये सत्य है, समाज में इस तरह का होता है। फिर है देखिए, घर का काम अदृश्य होता है, इसका कोई मूल्य नहीं चुकाया जाता। घर का काम शारीरिक थकाने वाले होते हैं, घर के काम में बहुत समय खप जाता है। अदृश्य होता है क्योंकि लोगों को लगता है दिखता नहीं है, एक महिला अलग अपने उससे लगी रहती है और उसका कोई मूल्य नहीं चुकाया जाता है। जब ये यदि हम किसी को इस काम के लिए लगाएं तो हमें उसका पैसा देना होता है। घर के काम शारीरिक रूप से बहुत थकाने वाले होते हैं क्योंकि रसोई में खड़े होकर खाना बनाना बहुत थकान देने वाला होता है। और घर के जो काम होते हैं वो हमें जैसे हमको बना हुआ ही दिखता है, लेकिन उसको दाल बनाने में जैसे बहुत सारी चीज़ें करना पड़ता है, मसाला पीसना होता है या प्याज काटना होता है, लहसुन काटना होता है। तो ऐसे विशेष खिलौनों की सूची बनाई जिनसे लड़के खेलते हैं और विशेष खिलौनों की सूची लड़कियाँ खेलती हैं। अगर आपके कुछ शब्द हैं देखिए, अस्मिता, दोहरा बोझ, महिलाओं के ऊपर जो है काम का भी और परिवार का भी देखभाल। तो आशा है आप इसको पसंद करेंगे, इसलिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।